हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके सीटेट या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परिवार की, समाज की, समुदाय की या ये सभी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि समाजीकरण के संदर्भ में परिवार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तीनों आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो आंसर होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और बालक एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। और आइए अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं कि समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि समाजीकरण जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है। यानी कि अगर माता पिता अच्छी बातों का वार्तालाप करते हैं तो बच्चे भी उन्हें सुनकर उनका अनुकरण करते हैं और वो भी अच्छी अच्छी बातें करना सीख जाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। फिर है समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि मनुष्य पहले जैविक प्राणी होता है, फिर वो समाज में जब अंतःक्रिया करता है, समाज के संपर्क में आता है तो वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भी भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आप देखें तो इसमें नहीं ही पूछा गया है, समाजीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका नहीं होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्राथमिक समाजीकरण जो उन्हें अपने परिवार से प्राप्त होता है उससे उसके जीवन की शुरुआत होती है। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बालक का बिहेवियर भी अच्छा होगा, उसमें जो आचरण होंगे या नैतिक मूल्य होंगे वे भी अच्छे होंगे। तो प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत जो होती है वो परिवार से होती है। अब दूसरा ऑप्शन है, परिवार समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका निभाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आ गए और परिवार जहाँ आ गया वो प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। और द्वितीय समाजीकरण के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बात भी सही है कि द्वितीय समाजीकरण में हमेशा विद्यालय आएंगे। तो अब आइए हम नीचे ऑप्शन को देखते हैं कि किस ऑप्शन में तीनों ऑप्शन सही बताए हुए हैं। समाजीकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि तीनों आंसर सही है। केवल 1 और 3 ये भी गलत हो गया। अब 2 और 3 ये भी गलत हो गया। अब ये है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी सही हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि बालक जब शैशवावस्था की उम्र में होते हैं तो वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं कि माता पिता उनके हर कार्य को कराए। अब है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक में सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास होता है। अगर वो दूसरों को सहयोग करते हुए या सहानुभूति दिखाते हुए देखते हैं तो उसको वो अनुकरण कर लेते हैं और उसे ही
उनके अंदर सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है, तो ये बात गलत है। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था होती है। अब आइए हम नीचे ऑप्शंस को देखते हैं। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या केवल 3। तो हमारा यहाँ जो आंसर सही है वो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन में 1 और 2 1 नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। बालकों के समाजीकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है बालकों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला माना गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि परिवार जो होती है वो प्रथम पाठशाला होती है और धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात गलत है कि धर्म का समाज से कोई संबंध नहीं होता है, धर्म का भी समाजीकरण से संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन है वो छूट गया है, इसे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। इसमें होगा पहला नंबर में 1 और 2 सही, दूसरा नंबर में 2 और 3 सही, और तीसरा नंबर में तीनों सही, तीसरा में तीनों सही, और ऑप्शन नंबर 4 कोई सही नहीं, कोई सही नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें तीसरा नंबर जो दिया हुआ है वो तो गलत है कि धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है, जबकि धर्म का तो समाजीकरण से संबंध होता है। तभी ना बालक अपने धर्म को अपनाते हैं, वो जिस माहौल में रहते हैं उसी धर्म को वो अपनाते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो धर्म का समाजीकरण से तो संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 1 और 2 बिल्कुल सही है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में योग्य नागरिकों का निर्माण करना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि शिक्षा जो होती है वो समाज में योग्य नागरिक का निर्माण करती है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम बहुत सारे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमारा शिक्षित होना काफ़ी ज़रूरी होता है। शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा समाजीकरण का विकास करे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि शिक्षा के माध्यम से बालक में समाजीकरण का विकास कर सकते हैं, ताकि बालकों में आदर्शों, मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं। अब हम आइए देखते हैं नीचे ऑप्शन में केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें दोनों जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? अब आइए हम ऑप्शंस को देखते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक है, या यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि अगर विद्यालय में विद्यार्थी लोग खेलते हैं तो वो आपस में इससे उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, साथ ही साथ उनमें संतुलन का भी विकास होता है। तो ये 4 नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। या समय बिताने का अच्छा तरीका है, ये सही नहीं है। या शिक्षकों का काम आसान हो जाएगा, ये बात भी करेक्ट नहीं है। या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसमें बच्चे खेल के माध्यम से अनेक कौशल को सीखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इससे उनमें सहयोग और संतुलन का विकास होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है
और औपचारिक शिक्षा में विद्यालय आते हैं जहाँ एक रूल रेगुलेशन के माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर है गैर औपचारिक, जैसे कि ओपन स्कूल NIOS के द्वारा जो हम पढ़ाई करते हैं, ये सारे गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, यानी कि महान व्यक्ति के बारे में अगर कक्षा में भाषण दिया जाए, उनकी कहानी को सुनाया जाए, तो उनके माध्यम से, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, यानी कि उनको पूरा अनुशासित रखना है कि एकदम स्ट्रिक्टली हर चीज़ को वो फॉलो करें, इसके माध्यम से, या आदर्श रूप से बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर के, अच्छी अच्छी कहानियाँ अगर उनको सुनाया जाए तो वो उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके। क्योंकि बालक अगर अपने सामने शिक्षक को आदर्श रूप से बर्ताव करते हुए देखेंगे तो वो उनको अनुकरण के माध्यम से वो सीखेंगे। तो ये जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक जो योगदान दे सकता है वो कौन है? तो सबसे ज़्यादा अधिक की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जो होता है वो तो परिवार होता है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही पहले बच्चे अनेक कौशल को सीखते हैं, भाषाओं का अनुकरण करते हैं, अनेक नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, अच्छे अच्छे आचरण को सीखते हैं। तो परिवार जो है वो सबसे अधिक होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि परिवार जो होती है वो प्राथमिक होती है, लेकिन जब द्वितीयक की बात की जाए तो विद्यालय आ जाएगा। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी कि सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ भाड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से? तो फ्रेंड्स, सामाजिक अधिगम जो होता है वो संपर्क से स्थापित होता है। जब हम लोगों के संपर्क में जाते हैं या लोगों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करते हैं तो उससे हम अनेक कौशल को सीखते हैं, जिससे सामाजिक अधिगम जो होता है वो प्रारंभ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे बालक अपने परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और अपने श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, कि वो उनसे टीचर से प्रश्न करें, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना या उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण का मतलब ये होता है, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं अगर कुछ कह रही हूँ तो आप मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि विचारों का आदान प्रदान करना जो होता है वो संप्रेषण का अर्थ होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है, दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद्व में या आक्रामकता में। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 की समाजीकरण में। यानी कि शिक्षक जब बच्चों को सामूहिक गतिविधि के माध्यम से कुछ सिखाते हैं तो इससे उनको सीखने का जो प्रक्रिया होता है वो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं तो किसी चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं।
चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर समूह के माध्यम से उन्हें कोई कार्य को सिखाया जाए तो उसे वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका मिलान उचित है, यानी कि सही मिलान कौन है उनको बताना है। शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, सामाजिक विकास वातावरण से, या संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि सामाजिक विकास जो होता है वो वातावरण से संबंधित होता है। बालक को जैसा वातावरण मिलेगा वो उसी के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। अच्छे वातावरण में बालक में अच्छे गुणों, अच्छे आचरण का विकास होता है। अगर वही उनको बुरा वातावरण या बुरा साथी समूह मिल जाए तो उनमें अच्छे आचरण का विकास नहीं हो पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है या असत्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आप मेरे बात से प्रभावित हो रहे हैं, या आप कुछ कह रहे हैं तो मैं आपकी बात से प्रभावित हो रही हूँ। तो ये सामाजिक समूह का निर्माण करता है, जिसमें कि समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं। लोग होकर कोई कार्य करते हैं या किसी बात के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 कि ये बात बिल्कुल सही है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, या चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, या कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनी को बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता बच्चों को गतिविधि से जोड़कर पढ़ाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जहाँ गतिविधि की बात आ जाए, क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी हुई है, और जो भी अगर बच्चे के गतिविधि से या उस चीज़ को वो करके सीख रहे हैं तो उस आंसर को काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि के माध्यम से वो बेहतर तरीके से ये चरित्र का निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? इसके बारे में अब हम जानेंगे। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो निष्क्रिय एजेंसी है। सक्रिय में इको क्लब आएंगे, परिवार आएंगे और स्वास्थ्य क्लब आएंगे। ये सभी सक्रिय होते हैं और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो निष्क्रिय यानी कि पैसिव, ये एक्टिव नहीं पैसिव होते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, या व्यवहारिकता का निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक बनाना भी होता है कि बच्चे अच्छे नागरिक बनकर उभरें, या ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चा अगर शिक्षित होगा तो वो अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आएंगे। उनमें व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वही इसका आंसर होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, या परिवार। तो समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है परिवार। परिवार जो होता है वो समाजीकरण का प्रमुख प्रकार होता है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही बालक अनेक कौशल को सीखते हैं। प्रथम पाठशाला जो होता है बालक का परिवार ही होता है। अगर परिवार का अच्छा माहौल, उचित वातावरण उनको मिलता है तो उनमें उचित चीज़ों का विकास होता है, उनमें उचित व्यवहार का विकास होता है, वे अच्छे व्यक्तित्व
के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो परिवार जो होती है वो समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोमांचकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या मुख्य भूमिका निभाता है, या गौण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, जहां परिवार की बात आ जाए वो हमेशा मुख्य भूमिका की निभाता है, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं और विद्यालय जो होते हैं वो गौण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करते हैं। सीखना, परिपक्वता, विकास या समाजीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 की समाजीकरण। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को वो अर्जन करते हैं। समाजीकरण ही होती है जिसके माध्यम से बालक अनेक कौशल को सीखते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यह किसने कहा है? बंडूरा, युंग, एडलर या फ्रायड। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि फ्रायड ने इदम, अहम और पराहम यानी कि ईगो और सुपर ईगो की बात की है। इनकी वीडियो भी हम यानी कि इनकी थ्योरी को भी जल्दी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इसे समझने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ एक क्वेश्चन और बाकी है, आइए अब इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो इसका आंसर होगा परिवार। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो समाजीकरण का यानी कि सोशलाइजेशन का जो चैप्टर कवर किया था, अगर उससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के डिस्कशन के माध्यम से आप उस चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए जो उस सोशलाइजेशन चैप्टर से ही थे, जो आपके स्पेशली फॉर सीटेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।